शानू ने आहान के साथ कुछ 8 साल काम किया है। उसकी फाइनल कास्टिंग एक्चुअली मैं तब हुई थी जब मैं उसको ना बोलने वाला था। तो उसने उस वक्त मुझे इम्प्रेस करना बंद कर दिया। बट अनीत इज जस्ट समवन स्पेक्टेक्युलर। ये खुद एक लड़की है जिसने खुद को एक्टिंग सिखाया है। पर आजकल लुक्स और सिक्स पैक एब्स पे इतना एम्फेसिस नहीं है ऑडियंस की तरफ से। मैं बोल, अगर आप एक्टिंग ठीक से नहीं करोगे तो वो सब वेस्ट है, क्योंकि हर कोई किसी के पास सिक्स पैक एब है। आजकल डायरेक्टर्स के पास भी सिक्स पैक एब हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म आ रही है और उसको लेके इतनी सारी बातें भी हो रही हैं। सो मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि फिल्म में आप नए 2 बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। आहान को लेकर हम पहले भी खबरें सुनते रहे हैं और वो काफी मीडिया में भी थे कि उनका डेब्यू होने वाला है। अनीत जो है आपकी हीरोइन इस फिल्म में, सो ये जोड़ी जब आपने कॉम्बिनेशन बनाया कि हमें ये फिल्म के लिए ये 2 बच्चे चाहिए, तो इन दोनों की कास्टिंग कैसे शुरू हुई और अनीत का इसमें आना कैसे हुआ सर? देखिए, इसका क्रेडिट मैं कंप्लीटली शानू शर्मा को देना चाहता हूँ जी। तो इनके इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर हैं। शानू ने आहान के साथ कुछ 8 साल काम किया है, चाहे वर्कशॉप्स हो, चाहे एक्टिंग एक्टिविटीज, डेवलपमेंट, सब कुछ। तो आई थिंक आहान हैज अ लॉट, एंड शानू से वो सेम शख्स है जिसने शायद रणवीर को किया था, अर्जुन को लॉन्च किया था, शर्वरी ले लो, all these people. So she's been someone who's very instrumental in this process. तो जब उन्होंने मुझे उनके ऑडिशंस दिखाए, that was obviously something that I saw कि at least एक basic level of acting इनमें थी। But in the end राहुल जी, वो इंस्टिंक्ट पे कास्टिंग हुआ जाते हैं। वो ऑडिशंस ना, मुझे हमेशा लगता है कि आप किसी और की फिल्म के सीन कर रहे हो, एक डायरेक्टर का डायरेक्शन नहीं होता, कोई स्टैंड इन एक्टर होता है, लाइटिंग, लोकेशन, कॉस्ट्यूम एकदम परफेक्ट नहीं होते। उसकी फाइनल कास्टिंग एक्चुअली मैं तब हुई थी जब मैं उसको ना बोलने वाला था जी। आदि सर ने कहा था एक डिनर पे चले जाना, ना बोल देना। और उस डिनर के वक्त मुझे, जब मैंने उसको कहा कि नहीं यार नहीं हो रहा है, तो उसने उस वक्त मुझे इम्प्रेस करना बंद कर दिया और ही बिकेम आहान पांडे। जब वो बन गया, देन आई सडनली सॉ, जो पता लगा कि कहीं ना कहीं वो एक सोशल इमेज बना रहा था और एक्चुअली में जो इसके अंदर था वाज द कैरेक्टर ऑफ माय जी। वो जब हमको लगता है कि हम काम नहीं कर रहे, वो एक्चुअली में कैमरा तब हम रोल कर रहे हो, इज व्हाट माय प्रोसेस इज। जब एक्टर को पता नहीं कि कैमरा कहाँ है और तब ऐसे उनका परफॉर्मेंस लेना चाहिए। बट अनीत इज जस्ट समवन स्पेक्टेक्युलर। ये खुद एक लड़की है जिसने खुद को एक्टिंग सिखाया है। कॉलेज में या स्कूल में क्या किया है इसने मुझे पता नहीं, और इसका पहला ऑडिशन हम लोग ने मोबाइल फोन पे देखा जी। खुद एक सेल्फ ऑडिशन करके उसने भेजा था कोविड के दौरान। एंड शी इज समवन हु इज टू वॉच आउट फॉर। शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। एंड फिर ऑब्वियसली शी केम डाउन टू बॉम्बे एंड आई सॉ हर डिफरेंट ऑडिशंस। बट शी इज समवन हु इज अ स्पेक्टेक्युलर टैलेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू एक्टिंग। जो मुझे एक परफॉर्मेंस के लिए, जो कैरेक्टर के लिए चाहिए था, दैट वाज अनीत वाज द ओनली वन हू कुड डू इट। वही सर, जैसा आपने अभी कहा कि फिल्म की कास्टिंग जब आप कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि जो चीज कोई इंसान दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो जब उसने दिखाना बन गया तब आपको आपका हीरो मिला। सेम चीज हम कहानी के ऊपर भी जा सकते हैं कि फिल्म सैयारा की जो आपने कहानी लिखी थी, तो इसके साथ क्या पहले से ही यशराज प्रोडक्शन जो था वो जुड़ा हुआ था, या फिर आप कहानी लिख रहे थे और उसके साथ साथ वो कहते हैं ना कि लोग आते गए और कारवां बनता गया, तो हुआ? राहुल जी, मुझे लगता है अब हम पिक्चरें बनाते नहीं, पिक्चरें की खुद की क्यूटी होती है जी, खुद की एक स्टोरी होती है, वो कैसे बनती है, कहाँ पहुंचती है जी। मैं उस वक्त जब ये कहानी लिख रहा था, मुझे तो लोग, काफी कोई सीनियर लोग कह रहे थे कि कोई पिक्चर बनाएगा नहीं, क्योंकि उस वक्त कोविड के बाद एक अलग टाइप का सिनेमा चल रहा है जी। अदर लाइफ सिनेमा, किसी को न्यूकमर्स सारे ओटीटी पे लॉन्च होते थे। तो उस वक्त मैंने और अपने असिस्टेंट को मैंने राइटर बना दिया था, वो क्योंकि उसको मेरे में फेथ था, संकल्प सदाना, और हम लोग अपने पैसे, खुद के पैसे डाल के पिक्चर लिखवा रहे थे, डेवलप कर रहे थे। और
देखिए ना, फिर रोहन शंकर आए। हम लोग जब भी गिव अप करते थे पिक्चर में, फिर रोहन शंकर आए, बोला दिस इज अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, मैं इस पे डायलॉग्स करता हूँ, तो ही स्टार्टेड जॉइनिंग द टीम। फिर हम लोगों ने वो स्क्रिप्ट तो लिख दी, पर हमारे पास कोई प्रोड्यूसर या स्टूडियो नहीं था। Then we I bumped into Sumanna Kush ऐसे ही रैंडमली, जो एक लव स्टोरी की खोज में थी, यशराज में जो काम करते एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, और उन्होंने ये स्क्रिप्ट आदि सर और अक्षय विदानी के पास देंगे, और विद इन अ मंथ्स टाइम आदि सर और अक्षय ने मुझे कहा कि हम बहुत सारे स्क्रिप्ट पढ़े, पर यही एक कहानी है जो हम बनाना चाहते हैं। मैंने तो सोचे ना, एक कहानी जो कोई नहीं बना रहा था, फाइनली उसको उसकी वो प्लेस मिली जो द नंबर 1 कंपनी नोन फॉर लव स्टोरीज, वो जाके उधर ही सेटल हुई। तो उसकी खुद की किस्मत है, आई थिंक। सो जैसा कि आपने कहा सर, इस फिल्म की अपनी किस्मत थी कि ये यशराज के पास पहुंची और आपके और प्रोड्यूसर्स लोगों ने आप सोचा कि हम ये बनाते हैं। लेकिन अगर हम आपके करियर की बात करें तो आपने कई फिल्में ऐसी करी हैं जहाँ पे लोग उतने फेमस नहीं थे, लेकिन आपकी फिल्म करी और उन लोगों का दर्शकों के बीच में बहुत बड़ा नाम हो गया। लेकिन वो टाइम और था, जैसे आप अभी बात कर रही थी, कोरोना से पहले चीजें अलग थी। तो कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं, प्रोड्यूसर्स अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो इस फिल्म में नए एक्टर्स आ रहे हैं और आप इतने लंबे टाइम से फिल्मों में हैं, काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, लोगों का जजमेंट भी चेंज हुआ है और आज के टाइम में लोग एक्टर्स को देखते बाद में जजमेंट शायद पहले पास करते हैं। तो ये जो सिनेरियो पूरा चेंज हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसर से लेके दर्शकों के बीच में एक ऑब्जर्व करने की जगह जजमेंट पास करना, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीच में हैं, क्योंकि आप फिल्म बना रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स के साथ भी उतनी ही बात कर रहे हैं और फिल्म रिलीज कर रहे हैं तो ऑडियंस और मीडिया से भी उतनी ही बात कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? ऑनेस्टली मैं इतने बिजनेस में इतना वेल वर्स्ड नहीं हूँ। मुझे अक्सर जब एक प्रोड्यूसर बोलता है कि मुझे कोई फिल्म बनानी होती है तो मुझे एक बजट, और मुझे वो बजट में बनाने आती है वो फिल्म, अगर नहीं है मैं झगड़ता हूँ, थोड़ा बढ़ाता हूँ वो करने। बट मैं कभी ये क्रेडिट नहीं ले सकता कि पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए, मार्केट की कैसे रिलीज करनी चाहिए, मैं कभी उसमें घुसता नहीं, चाहे वो, बिकॉज मुझे लगता है कि शुरू में ट्राई किया था, बट जब मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, मैं अपने आर्ट पे फिर मैं फिल्में रिलीज के लिए बना रहा था, नॉट फॉर द फिल्म जी। और कुछ बहुत बुरी फिल्में बनाई मैंने, बट आई थिंक एक्चुअली मुझे, मेरा मानना ये रहा कि इफ यू सी इन द लास्ट 10 years, मुझे लगता है ऑडियंस एक्टर्स की तरफ बहुत फेवरेबल हो गई है। अगर आप अच्छे एक्टर हो, इट्स नॉट जस्ट somebody's kid or just good looking, और people like अब कियारा आडवाणी started, she was a great talent, पहली पिक्चर चली भी नहीं, but you know somewhere OTT करने के बाद, because she was a good actor, slowly करके she's such a big star today। आप विकी कौशल को ले लो, some small things, आप राजकुमार सर को ले लो, राजकुमार राव को ले लो, today I think the audience has become, कार्तिक को ले लो, they have become very fair to performance, I think, and acting, the audience। सिर्फ एक गुड लुकिंग मॉडल शायद उसका इतना करियर नहीं चलेगा आजकल, जो पहले चलता था, and nothing was wrong in it, it was a different time, but आजकल लुक्स और सिक्स पैक एब्स पे इतना एम्फेसिस नहीं है ऑडियंस की तरफ से। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक्टिंग ठीक से नहीं करोगे तो वो सब वेस्ट है, क्योंकि सब हर कोई किसी के पास सिक्स पैक एब है आजकल डायरेक्टर्स के पास भी सिक्स पैक एब हो गया है, तो इट्स नॉट लाइक it's an attraction at one time, I know it was, so I think from the audience side ये 10 साल में ये बहुत फेयर है। The success that today Vicky Kaushal or Rajkumar Rao and all Kiara are seeing, Karthik are seeing, is happened over 10-12 years and they deserve it, I think। Similarly on the business side अगर मैं कहूँ, मैंने अपने आप को काफी स्क्रिप्ट में डाल दिया था कि मुझे ये पिक्चर बनानी थी या नहीं, और हाँ मैं उसमें स्लिप हो रहा था कि मैंने एक दो अपने एक्टर्स से बात करके कहा था कि मैं एक लव स्टोरी बना रहा हूँ, वुड यू बी इंटरेस्टेड, तो उन्होंने हाँ भी कह दिया। तो जब मैं एक्चुअली गया था आदि सर को मिलने, तो मैंने कहा था कि दिस एक्टर इज इंटरेस्टेड इन डूइंग द फिल्म, तो उन्होंने मुझे मुंह पे क्लियरली कह दिया कि यार तुम जो पिक्चर बना रहे हो, जो स्क्रिप्ट है, तुम एक कोई 35-40 year old को नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टीम तो खुश हो जाएगी,
बट तुम्हारे आर्ट के लिए ये गलत है, क्योंकि तुम्हारी पिक्चर है पहले प्यार के बारे में। You need a 20 to 25-year-old। तो ऐसे, बट सर इस माहौल में कौन बनाएगा ऐसी पिक्चर, कौन डालेगा इतने पैसे ये पिक्चर? एंड सर वो मैं डालूंगा। सो आई मीन हैट्स ऑफ टू दिस प्रोड्यूसर कि उनका एक विजन था और he supported me to spend this kind of money on a newcomer film. I think I'm very thankful for this, because but only someone with vision like Akshay and Adi sir could do something. जैसा कि आपने अभी बात करी सर कि फिल्म मेकिंग को लेके, और आपकी फिल्म मेकिंग की एक खास बात रही है कि उसका म्यूजिक, जो कि इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर भी काफी बात हो रही है, चाहे वो लोगों के बीच में हो या इंटरनेट पे हो। गाने हैं, लोग उनको सुन रहे हैं और उनको प्यार भी दे रहे हैं। आई बिलीव वो प्यार आप तक भी पहुंच रहा होगा एज अ फिल्म मेकर। सो अगर हम इस चीज को, इस फिल्म के म्यूजिक को बोले तो बारिश का मौसम है, और बारिश जब होती है तो मिट्टी की जो पहली खुशबू होती है उसकी तरह सैयारा के गाने हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैजिक बॉन्ड है मोहित सूरी जी के पास कि उनकी फिल्मों के गाने जो हैं वो फिल्म तो दिल में जगह बनाती है, लेकिन म्यूजिक जो है वो दिल, दिमाग, कान हर जगह बना लेते हैं, ऐसा क्या है? और मैं एक्चुअली इस फिल्म में भी ये बात इस म्यूजिक के बारे में ऐसे बात किया जाता है, यही फिल्म है कि म्यूजिक ऐसे बनाओ जो याद नहीं रहे बट दिल में रह जाए जी। क्योंकि मुझे लगता है जो म्यूजिक आप एक चीज है जो जब भी आप कोई अच्छा गाना सुनते हो तो आपको कोई मेमोरी या कोई पल पे आपको वापस लेके जाता है। वो पिक्चर का एक्टर का चेहरा नहीं आता है, आपको वो याद आता है कि आप किसके साथ थे, चाहे वो दोस्त हो या आप कोई लवर हो या कोई फैमिली मेंबर हो या कुछ भी। म्यूजिक हैज द एबिलिटी टू टाइम ट्रैवल, एंड आई थिंक ओनली वो ही म्यूजिक लास्ट करेगा सालों तक, जो दिल में रह जाएगा। तो मैं बोला हर गाना, अगर मैं अपना दिल म्यूजिक में नहीं डालूं तो हाउ विल इट रीच द हार्ट? मैं ऑनेस्टली ये कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है मेरे में, मैं बस यंग लोगों के साथ काम करता हूँ, मोटिवेटेड लोगों के साथ काम करता हूँ जो अपने दिल से अपना म्यूजिक देना चाहते हैं। उनको हिट, मैंने कभी उनका ये प्रेशर नहीं डाला है कि सुपर हिट करना दो मुझे। मैं कभी, चाहे जब मैं तुम ही हो बनाया था मैंने, चाहे वो गलिया जब बनाया था, चाहे वो मलंग का टाइटल ट्रैक हो या चाहे वो ये गाना है अभी जो सैयारा का टाइटल ट्रैक, मैंने कभी ये प्रेशर नहीं डाला कि मुझे ब्लॉकबस्टर गाना चाहिए। जो है फहीम अब्दुल्ला और नए लोग हैं, उन लोग को दिल से ये काम करना था क्योंकि उनको हमेशा मेरे साथ काम करना था जी। That's why they've given it 100%. So I think that उसको देखो यार, जब आप एल्गोरिथम के लिए, हिट के लिए काम करते हो तो अलग टाइप का गाना बनता है। वो आता है, हिट हो जाता है, 4-5 महीने हिट हो जाता है, चल भी जाएगा, बट वो रहता नहीं है। अगर आप जितना मेहनत एक गाने पे डालोगे उतने साल वो चलेगा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शायद एक राइटर है, उन्होंने कहा था राज कपूर साहब जब फिल्म बनाते थे तो वो कहानी उनके दिमाग में होती थी, लेकिन म्यूजिक वो पहले तैयार कर लेते थे और फिर उस हिसाब से कहानी को सेट करते थे। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका प्रोसेस क्या होता है कि आप दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आजकल लोग पूरी पिक्चर बना लेते फिर गाने रिकॉर्ड करके शूट करते हैं जी। जब स्क्रिप्ट बन रही होती है तब गाने पे बैठा जाता है। और मैं एक्चुअली राइटिंग के टाइम ही एक्चुअली 2-3 गाने तो एक्टर कास्ट करने से पहले बन गए थे जी। तो टाइटल जो गाना धुन है और बर्बाद जो गाना है वो पहले ही बन गया था जी। Before the actor was, before Ahan and Naneet were in the picture, before even I think yes, Vairek was in the picture. क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये पिक्चर म्यूजिशियन की थी, गाने बनाता है, गाने है इसमें प्यार में पड़ता है, तो वो गाने बनते इज अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता था। आजकल पता नहीं एक मैकडॉनल्ड, आई मीन एक फैक्ट्रियाइजेशन ऑफ मेकिंग अ फिल्म के गाने म्यूजिक कंपनी दे देंगे, एक्टर आके डायरेक्टर आके डायरेक्ट कर देगा, गाने प्रोड्यूसर ऑडियो बेच, इट्स बिकम अ डिफरेंट वेरी वियर्ड वे व्हिच इज नॉट द नॉर्मल प्रोसेस। एनीवन हु आई थिंक डज वेल, जिनका म्यूजिक अच्छा चलता है, चाहे वो सीनियर फिल्म मेकर्स हो या न्यू वंस, एवरीवन फॉलोज दिस प्रोसेस कि जब पिक्चर बन रही है तभी लिखी जा रही है तभी गाने बनते हैं। जैसे आपने कहा कि जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे हटकर इंडस्ट्री काम करे, और कहीं ना कहीं उसका रीजन है कि जो म्यूजिक है बहुत लंबा ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो डू यू थिंक कि आप जैसे जो फिल्म मेकर है वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वो दोबारा से इंडस्ट्री पहले वाले ट्रैक पर आएगी और थोड़ा जो म्यूजिक है उसको और हेल्प होगी? लेकिन मैं अपने आप को उस लेवल का नहीं समझता कि मैं इंडस्ट्री को कुछ सिखा सकता हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि जो मेरे प्रोसेस में मेरे लिए चलता है
है कि जब मैं कहानी बना रहा हूँ तब मैं सिचुएशनली गाने बनाता, मैं कोई हिट गाने का बैंक बना के नहीं करता। और ये प्रोसेस मेरे लिए चल रहा है, पिछले 14 फिल्मों से चल रहा है, पिछले 20 सालों से चल रहा है, और अगले 20 साल तक मैं यही प्रोसेस फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मुझे मजा भी आता है और मेरे लिए वर्क भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप भट्ट साहब और इमरान जो है उनके बहुत करीब हैं, सो आपने अपनी इस फिल्म का ट्रेलर जो भी या रफ कट कुछ दिखाया उनको, उनका क्या रिएक्शन है इस पर जैसे आपने फिल्म बनाई है? इमरान एक्चुअली फिल्मों के बारे में बात ही नहीं करता मेरे साथ, वो पता नहीं बड़े भाई के लेवल पे वो मेरे बेटे के बारे में पूछेगा, उनके स्कूल के बारे में पूछेगा, वीडियो गेम्स के बारे में पूछेगा, बट वो कभी फिल्मों की बात ही नहीं करता जब हम मिलते। तो वो बहुत अलग किस्म का आदमी है। वो आज भी अपने बिल्डिंग के दोस्तों के साथ साइकिलिंग करता है, खेलता है। वो he doesn't behave, वो इमरान the actor is different and इमरान इमी the brother is a different person। पर भट्ट साहब ने कुछ 6 पेज का व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजा है, जो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो शायद ना उनसे ज्यादा खुश मैंने किसी और को नहीं देखा, और क्योंकि उनको लगता है कि इस फिल्म में मैंने अपने बलबूते पे न्यू कमर्स के साथ ये अचीव किया है, जो भी अटेंशन जो आज के जमाने में बहुत मुश्किल है करने के लिए, एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच सर टाइम्स नाउ नेटवर्क के साथ बात करने के, एंड आई बिलीव फिल्म को इंटरनेट पे और लोगों के बीच में जैसा रिस्पांस मिल रहा है, जब फिल्म थिएटर में रिलीज होगी तो इसको और बेहतर रिस्पांस मिलेगा और लोगों का बहुत प्यार मिलेगा। एंड इफ यू वांट टू से समथिंग टू द ऑडियंस जो फिल्म देखने की एक्साइटेड है। थैंक यू सो मच राहुल जी, बट ये पिक्चर हम लोगों ने जब शुरू भी की थी बहुत प्यार से की थी, ना कोई गिमिक के लिए, ना कोई बहुत ऑनेस्टी से की थी जी। इतना सारा प्यार मिल रहा है आज, इट्स अ गुड थिंग। मैं सिर्फ चाहूंगा कि हर किसी एनीवन हुज एवर लव्ड इन द पास्ट या अभी प्यार में है या प्यार को ढूंढ रहा है, ये पिक्चर उनके लिए। थैंक यू सर हम लोगों के साथ बात करने के, एंड आई बिलीव जिन लोगों के आपने फिल्म बनाई है उनके दिल तक ये फिल्म जरूर पहुंचे। थैंक यू सर।